हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं प्रियेश पारिक स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन करंट अफेयर क्लासरूम में। आज की डेट है 14 अक्टूबर और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट फ्यू डिटेल्स और उसके बाद हम करेंगे 3 क्वेश्चन जो आपसे लास्ट क्लास के अंदर पूछे गए थे। देखिए, हमारी क्लास जो है स्पेसिफिकली एसएससी मेंस के लिए चलाई जा रही है, तो जो विद्यार्थी एसएससी मेंस में अपेयर हो रहे हैं वो प्लीज क्लास को रेगुलर विजिट करें। आपको इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प मिलेगी और आपका स्कोर भी इंप्रूव होगा। तो जिन विद्यार्थियों को क्लास अच्छी लगती है प्लीज अब इस क्लास को शेयर भी करें और अपने सुझाव अगर दिए हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आज का एक टॉपिक है ग्लोबल ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। तो थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि रिसेंटली रिपोर्ट आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी वैश्विक भूखमरी सूचकांक। हो सकता है आपसे इससे सवाल पूछे जाएं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, देखिए इस प्रकार कोई भी रिपोर्ट आती है तो उसका पहला तो ये पता होना चाहिए आपको कि रिपोर्ट जारी कौन करता है, कौन सा एडिशन है, इंडिया की रैंक है और ग्लोबली फर्स्ट और सेकंड रैंक पर कौन है। तो जहां तक इस रिपोर्ट की बात है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, तो ये रिपोर्ट है, इसका 19th एडिशन है यानी 19वां संस्करण। कौन सा एडिशन है? 19th एडिशन है। तो ये हमारे लिए काम का क्यों है? क्योंकि इसमें भारत की भी रैंक बताई गई है और ग्लोबली बताया गया है कितनी आबादी भूखमरी से पीड़ित है और भारत किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है। तो 19th एडिशन है। शुरुआत कब हुई थी इसकी? तो पहला एडिशन आया था 2006 में। कब आया था? 2006 में। और इस बार की रिपोर्ट है, इसमें कुल 127 देशों की काउंटिंग की गई है। कितने देशों की? 127। पहली बात करते हैं इसे इशू कौन करता है। देखिए, अगर शुरुआत की बात करें तो दो संस्थान थे। यूएस का था IFPRI, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। 2006 में जब शुरुआत हुई तो when the publication of this report started in the year 2006, the two organizations IFPRI of USA as well as the World Hunger Life ये कहाँ का था संस्थान? ये था जर्मनी का। राइट। अब लेकिन क्या होता है, इन द ईयर 2018 2018 के अंदर आते ही ये IFPRI संस्थान जो है इससे अपने आप को अलग कर लेता है। क्लियर? तो ये हट जाता है और इसके प्लेस पर आता है आयरलैंड का एक एनजीओ जिसका नाम है कंसर्न, संस्थान है कंसर्न वाइल्ड लाइफ। कंसर्न वर्ल्ड वाइड, वाइल्ड लाइफ नहीं है ये, कंसर्न वर्ल्ड वाइड है। ये आयरलैंड का एक एनजीओ है। अब क्या होता है कि रिसेंटली आयरलैंड के एनजीओ कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संस्थान है वर्ल्ड हंगर लाइफ, इन दोनों के द्वारा पब्लिश होता है ये वर्तमान में। इसका नाम हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर हम इंडिया की रैंक की बात करें तो देखिए इंडिया की रैंक जो है इस बार स्टैंड करती है 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज। क्लियर? ये भारत की टोटल रैंक है। और अगर हम बात करें स्कोर की, ठीक है, भारत का स्कोर कितना है, तो ये स्कोर इसकी रेंज कितनी है? 0 to 100 है। यानी 0 से 100 की तरफ ये टेबल ये स्कोर लाई करता है। 0 का मतलब है कंप्लीट हंगर को एलिमिनेट कर दिया गया। मतलब इसका देखिए नाम पता क्या है, नाम से चल रहा है जीरो। जीरो मीन्स इसका नाम भी क्या है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अगर जीरो स्कोर है मतलब क्या है? उस देश के अंदर हंगर की मात्रा, हंगर जो ऐसे लोग जो कि भूखमरी से पीड़ित है उनकी संख्या बहुत कम होगी। तो जीरो मतलब क्या होता है? ये तो होता है टॉप रैंकर कंट्रीज और ये होता है बॉटम। यानी ये स्कोर जो है जीरो पे तो ज्यादा फोकस करता है, ये प्लस होता है यानी माइनस मान लीजिए, आप इस तरह समझ लीजिए। तो भारत का स्कोर कितना है? भारत का स्कोर है 27.3। इसका मतलब क्या है? भारत जो है हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भूखमरी को दूर करने के लिए टू एलिमिनेट द हंगर, इंडिया इज ग्रोइंग एट अ रैपिड फेस अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वही हम बात करें भारत किस कैटेगरी में आता है, तो भारत आता है सीरियस कैटेगरी के अंदर। इसमें इंडिया फॉल्स इन दी सीरियस कैटेगरी ऑफ द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। इंडिया सीरियस कैटेगरी। तो आपसे सवाल पूछा जाए कि भारत किस कैटेगरी में, तो आप ध्यान रखिएगा भारत है चिंताजनक
श्रेणी के अंदर एज पर दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। अब कुछ फैक्ट की बात करें तो कुल 22 कंट्रीज हैं, 22 कंट्रीज हैं जो कलेक्टिवली आए हैं, इन्होंने टॉप किया है। क्लियर? और इनका स्कोर कितना है? विद हैविंग स्कोर बिलो 5, जैसे कि चिली है और लिथुआनिया, लातविया, इस प्रकार कुछ कंट्रीज हैं, जैसे चाइना भी है, इनका स्कोर 5 से भी कम रहा है। क्लियर? ये स्कोर, ये कंट्रीज हमारे कुल 22 कंट्री हैं जो कि फर्स्ट रैंक पर आती हैं कलेक्टिवली। अगर हम बात करें पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो भारत के लगभग बराबर हैं, बट कुछ कंट्रीज हमारे जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्री हमसे आगे हैं, तो ध्यान रखिएगा नेपाल, बांग्लादेश, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हमारे भारत से आगे हैं, अहेड ऑफ। क्लियर? तो कुछ मेन हमने फैक्ट की बात की। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी कौन करता है? तो वर्ल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड, जो कि आयरलैंड का एक एनजीओ है, और जर्मनी का है वर्ल्ड हंगर लाइफ। क्लियर? तो 2006 में इसकी शुरुआत होती है। इस बार कुल 127 कंट्रीज का रैंक जारी किया गया, जिसमें कुल 22 देश बिलो दी 5 स्कोर के साथ रैंक 1 पर है। भारत का स्कोर है 27.3, और जो लास्ट एडिशन था 2016 का, अगर हम कंपेयर करें तो उसमें भारत का स्कोर था 29.3, यानी अगले पिछले 8 से 9 वर्ष के अंदर भारत का स्कोर सिर्फ 2 पॉइंट ही इंक्रीज हुआ है। तो कहीं ना कहीं शोकेस भी करता है कि हम जो है हंगर को दूर करने के लिए, भूखमरी को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, पीएम पोषण अभियान है, अलग अलग आईसीडीएस स्कीम्स हैं, वो क्या करती है कि बच्चों और महिलाओं के अंदर जो मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है या अल्प पोषण है, उसको दूर करने का प्रयास करती है। राइट? ये तो रही बात। अब इसके 4 पैरामीटर क्या है? अगर हम बात करें कि इंडेक्स जारी तो करते हैं, बट इसके पैरामीटर क्या है जिसके आधार पर इंडेक्स जारी होता है? तो 4 पैरामीटर्स हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इनके नाम पैरामीटर्स, कुल 4 पैरामीटर हैं। तो पहला तो है अंडर नरिशमेंट। क्या है? अंडर नरिशमेंट। ये क्या बताता है? इट शोज द लेवल ऑफ कैलोरी इनटेक, यानी कितनी आवश्यक मात्रा कैलोरी की हमें जरूरत होती है, उससे भी अगर व्यक्ति कम ले रहा है तो कहीं ना कहीं वो शोकेस करता है अंडर नरिशमेंट को, यानी लो इनटेक ऑफ कैलोरी। लो लो इनटेक ऑफ कैलोरी। सेकेंड जिसका पैरामीटर है वो है स्टंटिंग। देखिए हम कुछ टर्म की बात करेंगे, स्टंटिंग, वेस्टिंग, दो टर्म अच्छी हैं, ये आपस में संबंध है इनका। और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखिए 4 पैरामीटर क्या शोकेस करते हैं कि भूखमरी की वजह से, हंगर की वजह से क्या होता है, इन इन आधार पर जो है किसी भी कंट्री की रैंकिंग की जाती है एज पर दी ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो स्टंटिंग की बात करें तो मतलब ये तीनों कैटेगरीज है ना, ये आती है बिलो 5 इयर्स, 5 इयर्स ऑफ एज, यानी ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, और 3 कैटेगरीज में आते हैं। कैसा स्टंटिंग मतलब क्या है? 5 साल से छोटे बच्चे जिनकी एज के अकॉर्डिंग हाइट नहीं बढ़ पाई हो। क्लियर? तो स्टंटिंग का शोकेस करता है, स्टंटिंग शोज द रिलेशन बिटवीन द एज एज वेल एज द हाइट ऑफ अ चाइल्ड बिलो द 5 इयर्स ऑफ एज। यानी स्टंटिंग में क्या आएगा? उसकी आएगी हाइट, हाइट एज पर एज, अगर कम है तो शोकेस करता है स्टंटिंग को। अगर हम बात करें वेस्टिंग की, आप सभी ने देखा कुछ बच्चे क्या होते हैं इनकी हाइट बढ़ जाती है बट उनका वेट नहीं बढ़ पाता, वेस्ट नहीं बढ़ पाती। तो ये क्या कहता है? वेस्टिंग कहता है वेट एज पर दी हाइट, कि जितनी बच्चों की लंबाई है उसके आधार पर उनका वेस्ट नहीं बढ़ पाती है, यानी उनका वेट नहीं बढ़ पाता, उसे कहते हैं वेस्टिंग कहा जाता है। और एक है चाइल्ड मोर्टेलिटी, यानी 5 साल से ऐसे द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो दी 5 इयर्स ऑफ एज हु हैवंट डाइड बिलो दी ड्यू टू हंगर, यानी भूखमरी कारण ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है, इतना पॉपुलेशन कितना परसेंटेज है जो कि भूखमरी के चलते 5 वर्ष की उम्र से पहले इनकी मृत्यु हुई थी। 4 पैरामीटर है, अंडर नरिशमेंट, सेकंड है स्टंटिंग, तीसरा है वेस्टिंग, फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी बाल मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर। क्लियर?
तो 4 पैरामीटर है। भारत की रैंक कौन सी है? तो 105वीं रैंक है आउट ऑफ 127। स्कोर कितना है? 27.3। भारत आता सीरीज कैटेगरी के अंदर अलोंग विद दी अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। द कंट्री ऑफ नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका आर अहेड ऑफ दी इंडिया इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल हंगर प्रिवेंशन इन दियर रेस्पेक्टिव कंट्रीज। और कौन जारी करता है? तो आयरलैंड का संस्थान है कंसर्न वर्ल्ड वाइड, और दूसरा है जर्मनी का वेल्ट हंगर लाइफ। ये कौन सा एडिशन है? इट इज 19th एडिशन। और कब शुरुआत कब होती है? इन द ईयर 2006। क्लियर। स्कोर की रेंज क्या है? 0 to 100। 0 मतलब क्या है? इट्स द स्कोर ऑफ 0 शोज द कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ हंगर। क्लियर। मींस स्कोर 0 क्या करता है? एलिमिनेशन ऑफ हंगर, यानी भूखमरी का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। और 100 शो करता है कि वहां पर भूखमरी से पीड़ित लोग संख्या ज्यादा है। अगर हम बात करें भारत की ओर से क्या प्रयास किए गए, तो आप सभी जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना हो गई। और इसके अलावा क्या है? तो अलग अलग जो सब्सिडी सरकार देती है, ये उसका भी एडवांटेज मिलता है। सरकार एमएसपी पर खरीदती है कुछ फसलें, उससे किसानों के पास पैसा पहुंचे और उससे भूखमरी भी दूर हो। बिल्कुल अल्टीमेटली अगर इकोनॉमिकली एडवांटेज है किसानों को, तो उससे उनको तो उनका ओवरऑल वेलबींग है वो भी इंश्योर कर पाएंगे। पीएम पोषण अभियान है, पीएम मातृ वंदना योजना, ये क्या करते हैं? ये सब अलग अलग स्कीम्स है जो कि न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने का काम करती है। राइट। चलिए आज हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल के साथ, जो आपसे लास्ट क्लास में पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट, कि भारत के अंदर जो है एक लैंसेट ऑन्कोलॉजी नाम से रिपोर्ट आई, लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है, तो इसमें सवाल पूछा गया था कि दक्षिण एशिया, साउथ एशिया के अंदर ऐसा कंट्री कौन सा जहां पर की तंबाकू से होने वाले, यानी जिस प्रकार की तो स्मोक करते हैं, सिगरेट और बीड़ी पीते हैं, उसका नहीं, जो खाकर मतलब कि जो ड्राई टोबैको होता है उसको यूज करना, यानी स्मोकलेस टोबैको यूज करना। इससे क्या होता है? तंबाकू से होता है कैंसर। तो इसमें सबसे अधिक केसेस कहाँ मिलते हैं? तो देखिए साउथ एशिया के अंदर मिलते हैं, अगर ऑलमोस्ट मिल रहे हैं केसेस 1,20,000 के आसपास, तो उसमें से 83,000 यानी भारत का रैंक सबसे टॉप पर है, यानी भारत फर्स्ट रैंक पर है साउथ एशिया के अंदर। सेकंड में बांग्लादेश है, तीसरे पाकिस्तान है, और फोर्थ पे हमारा श्रीलंका। ये कुल 4 कंट्रीज एज पर दी लैंसेट ऑन्कोलॉजी रिपोर्ट व्हिच शोज द नंबर ऑफ ओरल कैंसर केसेस कॉज्ड बाय द स्मोकलेस कंजम्पशन ऑफ स्मोकलेस टोबैको। राइट। अगर हम बात करें कुछ कंपैरेटिव स्टडी की, तो ग्लोबली वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो पुरुष है ना, उनकी संख्या ज्यादा है फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ओरल कैंसर केसेस लिंक्ड टू द स्मोकलेस टोबैको एंड अरेका नट्स विद 77%। यानी ग्लोबली देखा जाए तो जितने भी ओरल कैंसर होते हैं, मुंह में होने वाला कैंसर है, इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज पुरुषों का है, लगभग 77%। और वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ऑफ स्मोकलेस टोबैको। अब मेनली कहाँ मिलता है? ये मिलता है साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न अफ्रीका, और ठीक है, the prevalence of smokeless tobacco use is higher among the women than men। यानी मतलब क्या है? ग्लोबली देखा जाए तो पुरुषों की मात्रा ज्यादा है, लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर महिलाओं की संख्या उससे ज्यादा है, यानी विमेंस में होने वाला ओरल कैंसर ज्यादा है इन रीजन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में, और सदर्न अफ्रीका इन दक्षिणी अफ्रीका के अंदर जो है ओरल कैंसर जो किससे होता है? स्मोकलेस टोबैको, यानी जिस प्रकार से तंबाकू, गुटखा, खैनी इस तरह खाते हैं उत्पाद, इनसे होने वाला कैंसर कहलाता है स्मोकलेस टोबैको। स्मोकलेस टोबैको कहते हैं इन प्रोडक्ट को, इनसे होने वाला कैंसर कहलाता है ओरल कैंसर। अगर हम भारत की बात करें, ये एक बड़ी चिंताजनक बात है कि बड़ा लोग शान से खाते हैं गुटखा और खैनी, बट अगर देखा जाए तो बहुत सीरियस डिजीज है ये हमारे फिगर्स बहुत काम के हैं। ओरल कैंसर कैसे दिन विमेन पर अरेका नट 30% एज वेल एज बीटल विद टोबैको 28%। मतलब अरेका नट से और टोबैको से होने वाला कितना कैंसर है? 30 और 28%। अगर पुरुषों की बात करें तो मेनली होता है खैनी से होता है पुरुषों के अंदर, और दूसरा होता है गुटखे से। मतलब 47% तो खैनी खाने वाले लोगों के जितने केस पुरुषों में आ रहे हैं, उसमें 47% लोगों ने माना कि उन्होंने क्या खैनी खाया है, और 43% मेल ने माना है कि उन्होंने कभी ना कभी गुटखे का रेगुलर कंजम्पशन किया है। अच्छा, सेकंड सवाल था आपसे कि आईएनएस निर्देशक ये क्या है और किसने बनाया है? क्या मजगांव डॉक शिप लिमिटेड ने बनाया है या गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने? तो देखा जाए तो ये बनाया है कोलकाता बेस्ड GRSC, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कोलकाता के अंदर है, और इसके द्वारा बनाया गया भारत का आईएनएस निर्देशक। ये सर्वे बेस्ड है, यानी क्या करेगा? सर्वेक्षण करेगा। किसमें करेगा? तो सीज के अंदर करेगा। क्या हमें रास्ते मिल सकते हैं, नेवल बेस मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो पहला एडिशन, मतलब एक हमारा एक सीरीज चल रही है सर्वे बेजल की, उसमें सेकंड है आईएनएस निर्देशक। इससे पहले कौन था? एक था आईएनएस संध्यक। क्या था? आईएनएस संध्यक था, इंडियन नेवल शिप संध्यक, जो कि पहला
का सर्वे वेसल था। सेकंड कौन सा है, आईएनएस निर्देशक। किसने डेवलप किया है, तो जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, विच इज लोकेटेड इन दी कोलकाता। क्लियर। इसका बेसिक पर्पस क्या होगा, टू कंडक्ट कॉम्प्रिहेंसिव कोस्टल एंड डीप वाटर हाइड्रोग्राफिक सर्वेज, यानी कोस्टल तटीय एरिया के अंदर और डीप वाटर के अंदर क्या करना, हाइड्रोग्राफिक सर्वे करना। फॉर दी पोर्ट एंड हार्बर, यानी क्या हम वहां पर बंदरगाह बना सकते हैं, हार्बर एस्टेब्लिश कर पाए, इसका सर्वे कौन करेगा, विल बी कंडक्टेड बाय द आईएनएस संध्या एज वेल एज द आईएनएस निर्देशक। ठीक है। एज वेल एज डिटरमाइनिंग द नेविगेशनल चैनल्स, कि क्या हमारे नौवहन चैनल है, रूट है कि नहीं, क्या हम उस समुद्र के अंदर ऐसा कोई नेविगेशन चैनल। आप देखिए होता क्या है, जिस प्रकार से पहाड़ में क्या मिलते हैं, धरातल में मिलते हैं, वैसे ही सेम पहाड़ चट्टाने कहाँ मिलती है, समुद्र के तट पर, समुद्र के बेसिन में। ठीक है। अब क्या, अगर मान लो हमको शिप वहां से मूव करना है, शिप का मूवमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्लीन वे होना बहुत जरूरी है, और उसी का सर्वे करेगा कौन, आईएनएस निर्देशक और आईएनएस संध्यक। इस प्रकार का वेसल होगा। इसकी खास बात ये होगी, इसमें हेलीकॉप्टर भी डॉक कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर को भी कैरी करेगा। इट कैन कैरी हेलीकॉप्टर एंड एज वेल एज द पार्टिसिपेट इन लो इंटेंसिटी कॉम्बैट। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई अगर कॉम्बैट होता है अलग अलग कंट्री के बीच में, तो उसमें भारत जो है ये पार्टिसिपेट कर पाएगा। इट इज इक्विप्ड विद सम वेपन्स। इसे बोला गया है फंक्शन एज दी हॉस्पिटल शिप, यानी जो भी शिप्स होंगी उनके लिए क्या करेगा, उसके लिए एज अ हॉस्पिटल काम करेगा ये, मतलब उनकी रिपेयरिंग के लिए भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका मेरीटाइम एक्सरसाइज, यानी इप्सा। ये आपसे पूछा गया था कि इप्सा 3 कंट्री का ग्रुप है जिसकी स्थापना 2003 में होती है। कब होती है, इन द ईयर 2003 होती है इप्सा की स्थापना, और 2004 के अंदर बनता है इनका फंड, इप्सा फंड बनता है, और 2008 में शुरुआत होती है इस नेवल एक्सरसाइज की, जिसका नाम है इप्सा मेरीटाइम एक्सरसाइज। क्लियर। ठीक है। ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, बिल्कुल सीरीज बार ट्राइलेटरल क्यों, क्योंकि तीन ही देश इसके अंदर, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और शुरुआत कब होती, इन द ईयर 2008। ये ग्रुप कब बना था, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था इप्सा के बारे में। देखिए अगर आप न्यूज रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपको लिंक हो जाएगा कि पिछले 20 से 25 दिन में जो न्यूज पहले न्यूज में रही थी, कोई भी अगर इवेंट न्यूज में रहता, कोई प्लेस न्यूज में रहता, वो आगे चलकर 2 से 3 वीक बाद फिर न्यूज में आता है। तो हमने पढ़ा था कि इप्सा की मीटिंग हुई थी, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका ट्राइलेटरल ग्रुपिंग है, इसकी मीटिंग होती है, और अब उसकी हो रही है नेवल एक्सरसाइज, जिसका नाम है इप्सा मेरीटाइम, यानी इप्सा मार। ठीक है। ये इप्सा कब बना था, पर्टिकुलरली इसकी बात करें ग्रुपिंग की, ये बना था, डेवलपिंग कंट्रीज है हमारी 3 कंट्रीज, इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, की ग्रुपिंग बनती है 2003 में, और 2004 के अंदर बनता है इनका एक फंड, कहा गया इनका, राइट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। और ये भारत की बात करें तो क्या है ये, इसमें क्या होता है कि भारत की जो स्टील फ्रिगेट है आईएनएस तलवार, अब आपके लिए काम की बात है कि आईएनएस तलवार ने भाग लिया था, बिल्कुल लिया था, किसके अंदर, इप्सा मेरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर। कब से कब हो रहा है, 6 से लेकर के 24 अक्टूबर तक होगा। और कहां पर हो रहा है ये हो रहा है, आप बताओ, ये हो रहा है सिमंस टाउन, साउथ अफ्रीका के अंदर। कहां पर हो रहा है, दक्षिण अफ्रीका में। रिसेंटली न्यूज ये आई थी कि आईएनएस तलवार जो है मेहर के अंदर भाग लेने के लिए कहां पहुंचा है, साउथ अफ्रीका के सिमंस टाउन के अंदर। ये आपके लिए काम की बात सारी। और अगर हम बात करें आईएनएस तलवार की, तो ये भारत की जो वेस्टर्न फ्लीट है, जो कि मुंबई में सिचुएटेड है अंडर द वेस्टर्न कमांड ऑफ नेवल फोर्सेस, वहीं पर ये अपना वर्क करती है और इसकी सेवाएं देती है। और ये कहाँ, इसका इंडक्शन हुआ था इन द ईयर 2003। अगर हम बात करें इसका, ये किसका वर्जन है, तो क्रिवेक 3rd क्लास का एक फ्रिगेट्स थी, रशियन मेड का ये अपग्रेडेड या नया वर्जन कहा जा सकता है किसको, आईएनएस तलवार को। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे। रिसेंटली द सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ द ईयर 2024 हेल्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए होता क्या है, मार्च के अंदर, मार्च में न्यू दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली में इस वर्ष का पहला आर्मी कमांडर्स का कॉन्फ्रेंस हुआ था, यानी सेना कमांडर सम्मेलन। इसमें क्या होता है, जो माननीय रक्षा मंत्री हैं और जो हमारी एपेक्स अथॉरिटीज हैं ऑफ दी 3 आर्म्ड फोर्सेस, वो आपस में मिलती हैं। जो भी रिसेंट कंसर्न्स हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी हमारे पास अगर हम बात करें कोई इश्यूज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से हो, चाहे वो वहाँ की लॉजिस्टिक्स से यानी रसद आपूर्ति से हो, इन सभी पर क्या होता है, डिस्कशन होता है। और जो भी क्रिटिकल वॉर जोन है उसके बारे में क्या करते हैं, क्रिटिकल जो चुनौतियां हमारे पास हमारे सामने, उनको करते हैं डिस्कशन। तो पहला तो हुआ था नई दिल्ली के अंदर मार्च में, पहला इस वर्ष का। दूसरा कहाँ हो रहा है आपको बताना, नई दिल्ली, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर विल बी सिक्किम। सिक्किम के गंगटोक के अंदर क्या हुआ था, मीटिंग हुई थी, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है, वहीं पे इसकी मीटिंग हुई है वर्चुअल फॉर्मेट के अंदर। तो पहला एडिशन तो हो रहा है, सेकंड कॉन्फ्रेंस है ना, उसका पहला एडिशन तो हुआ है सिक्किम के गंगटोक में, लेकिन सेकंड एडिशन कहाँ होगा, ये होगा
सेकंड फेज होगा, एडिशन नहीं कह सकते इसको, सेकंड फेज होगा न्यू दिल्ली के। तो आप ध्यान रखिएगा कि पहला जो एडिशन हुआ था आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वो हुआ नई दिल्ली के अंदर, दूसरा हो रहा सिक्किम के गंगटोक के अंदर, लेकिन इसी का दूसरा फेज कब होगा वो नई दिल्ली के अंदर होगा। क्लियर? इसमें क्या होता है, आर्मी फोकसेस ऑन दी ग्राउंड रियलिटीज, यानी जो भी धरातल की वास्तविकता है उससे वाकिफ होना कि क्या हमारे सामने चुनौतियां हैं, क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं, उनको परस्यू करना, ये सारे डिस्कशन होता है कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो द आर्मी इज एपेक्स लीडरशिप कॉम्प्रहेंसिवली डेलिब्रेटेड अपॉन दी सिक्योरिटी सिनेरियोज, क्या हमारे सामने सुरक्षा चुनौतियां हैं अलोंग दी बॉर्डर एंड एज वेल एज दी हिंटरलैंड, यानी हमारी सीमाएं हैं वहां पर हमें क्या चुनौती देखने को मिलती है इंटरनेशनल बॉर्डर पर, और जो हिंटरलैंड यानी अंदर वाला एरिया आंतरिक भाग है उस पर हमें क्या चुनौतियां देखने को मिलती है अकॉर्डिंग टू दी आर्म्ड फोर्सेज। क्लियर? अब जिसमें कौन कौन से मुद्दे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज दी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सब पढ़ चुके हैं। क्लियर? पहली हमने यही पढ़ लिया है कि जो पहली आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी वर्ष 2024 की, वो कहाँ हुई थी, नई दिल्ली के अंदर, दूसरा और सिक्किम के गंगटोक के अंदर, लेकिन उसका दूसरा फेज कहाँ होगा, फेज होगा दूसरा उसका नई दिल्ली के अंदर। क्लियर? अलग अलग चरण में होती है, तो पहला चरण तो हो गया सिक्किम सिक्किम के गंगटोक के अंदर, और दूसरा होगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट आ रहा है डब्ल्यूएचओ के कि हाल ही में अकॉर्डिंग टू द डब्ल्यूएचओ व्हिच कंट्री हैज एलिमिनेटेड ट्रैकोमा एज अ पब्लिक हेल्थ कंसर्न, यानी सार्वजनिक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में हाल ही में किस देश ने ट्रेकोमा को दूर कर लिया है। तो बड़ा अचीवमेंट है कंट्री ऑफ भारत के लिए, जो नाम दिए गए ना आपको, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ठीक है, तो तीन कंट्रीज हमारे लिए काम की है। साउथ एशिया के अंदर, दक्षिण एशिया के अंदर नेपाल और म्यांमार को तो क्या कर दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन भारत बना है तीसरा कंट्री, इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द साउथ एशियन रीजन व्हिच हैज कंप्लीटली एलिमिनेटेड द डिजीज ऑफ ट्रेकोमा एज द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य की चुनौती के रूप में हम देखें, समस्या के रूप में, तो उसको भारत ने ट्रेकोमा को दूर कर दिया है, ऐसा कहा डब्ल्यूएचओ ने। ठीक है? अब ट्रेको जी सही यही बात बोली गई है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन यानी दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर जो है नेपाल और म्यांमार के बाद भारत बना तीसरा देश जिसने ट्रेकोमा को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है। ट्रेकोमा क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है ये? बैक्टीरियल डिजीज है। इसका इन्फेक्शन होता है आंखों के अंदर। ठीक है? अगर इसको टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाए तो ध्यान रखेगा इसका सीवियर इफेक्ट होता है और इससे रोशनी भी जा सकती है। तो पहले बहुत बड़ा कंसर्न था, जिस व्यक्ति को ट्रेकोमा होता है उसकी पॉसिबिलिटी थी कि उसकी आंखों की रोशनी भी चल जाए, लेकिन उसको अपन दूर कर लिया। बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटिस। क्लाइमेडिया ट्रेकोमेटिस एक बैक्टीरिया है जिससे कि आंखों में इन्फेक्शन होता है और उसे कहते हैं ट्रेकोमा। राइट? एक कंटेजियस यानी संक्रामक बीमारी है। इट स्प्रेड्स थ्रू द कांटेक्ट विद द आईज, यानी आंखों में अगर आंखों से किसी आंखों में अगर ट्रेकोमा है तो उसके अगर हाथ किसी और व्यक्ति के लगे तो उससे भी ट्रेकोमा फैल सकता है। आईलिड से, नोज, इवन थ्रोट सिक्रेशन से भी फैल सकता है। ठीक है? इफ लेफ्ट अनट्रीटेड इट कैन कॉज इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, यानी ऐसी मतलब कहते हैं ना अंधता आ जाती है आंखों में, रोशनी जाना, उसको हम फिर से रिपेयर नहीं कर सकते, रिवर्सिबल नहीं होता वो। तो डब्ल्यूएचओ ने बोला है इसको, एज पर दी डब्ल्यूएचओ कि 150 मिलियन लोग हैं वो इस बीमारी से वर्ल्ड वाइडली इन्फेक्ट होते हैं, और इसमें 6 मिलियन लोग जो हैं ऐसे होते हैं जिनकी रोशनी परमानेंटली चली जाती है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है हमारे लिए कि जहां हम बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वहां पर हमारे पास ऐसी डिजीज भी हैं काइंड ऑफ ट्रेकोमा जिनसे कि काफी लोग इम्पेक्टेड भी हैं, और उनका अगर रेगुलर ट्रीटमेंट मतलब पर्टिकुलर टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं हो तो उससे थोड़ी चुनौती बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि ब्लाइंडनेस की, यानी जो व्यक्ति अंधे हो जाते हैं, रोशनी खो देते हैं अपनी, ठीक है, तो 1956 यानी 1950-60 की बात करें तो सबसे बड़ा कारण क्या था, ये था ट्रेकोमा ही था। अब भारत सरकार ने लॉन्च किए प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम है? नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम इन द ईयर 1963। हमें लग चुका था कि 1950-60 के बीच में भारत में ऐसे लोग बहुत ज्यादा थे जिनको ट्रेकोमा हुआ है और उनकी रोशनी परमानेंटली चली गई है, वो अंधे हो गए हैं, आंखों की रोशनी खत्म हो चुकी है। इसी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा 1963 के अंदर नेशनल ट्रेकोमा कंट्रोल प्रोग्राम एनटीसीपी चलाया गया था। और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, जो ट्रेकोमा कंट्रोल करने के लिए, ट्रेकोमा को नियंत्रित करने के लिए प्रोग्राम थे उनको मर्ज कर दिया गया अंडर दी नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस। ठीक है? और 1971 के अंदर क्या होता देखिए, ब्लाइंडनेस का जो परसेंटेज था वो हो रहा है 5%, मतलब ट्रेकोमा से होने वाली जो अंधता है, ब्लाइंडनेस है, उसका कितना परसेंट है रहा? 5%। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एक इफेक्टिव एफर्ट्स थे उनका ही परिणाम देखने को मिलता है। ठीक है? और अगर हम बात करें वर्तमान में कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ
ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट, इसी के चलते क्या हुआ है, ये 5% जो रेशियो है ये कितने पे आ गया है, 1% पे। कहीं ना कहीं पिछले 50 साल के अंदर हमें एक अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिली अकॉर्डिंग टू दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए अब इसको दूर करने के लिए क्या डब्ल्यूएचओ की स्ट्रेटेजी है, हमारे पास कोई मेडिसिन तो है नहीं इसकी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो हम बात करें क्या होता है, डब्ल्यूएचओ की सेफ स्ट्रेटेजी है। सेफ का पूरा नाम क्या है, पहला है सर्जरी, आंखों की सर्जरी टाइम पे होनी चाहिए, ए मतलब एंटीबायोटिक्स हो। तीसरा है फेशियल हाइजीन यानी चेहरे पर स्वच्छता रखें जिससे कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन ना करे। फोर्थ है एनवायरमेंटल क्लीननेस यानी आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें जिससे कि बैक्टीरिया का स्प्रेड ना हो पाए। अब होता क्या है, देखिए भारत सरकार के जो रिजल्ट है ना, सारे एफर्ट थे, इसकी वजह से क्या होता है, इन द ईयर 2017 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम इनफेक्टिव ट्रेकोमा यानी संक्रामक ट्रेकोमा से भारत को 2017 के अंदर फ्री कर दिया गया था। बट दी कंटिन्यूस सर्वे चलता रहा फ्रॉम दी 2019 टू 2024 और उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने डिक्लेयर किया है कि भारत में केसेस नहीं देखे गए, इसलिए भारत को फ्री किया है एज दी ट्रेकोमा फ्री कंट्री, ठीक है। ये सर्वे होता है टीटी ओनली सर्वे, किसके लिए होता है, ट्रेकोमा के लिए होता है, ट्रेकोमेटस ट्राइकियासिस। क्लियर। अगला सवाल आपके लिए, ये न्यूज पढ़ चुके, देखिए वाजा संस्था कौन सी है, हाल ही में क्या हुआ था, दार्जिलिंग का एक जूलॉजिकल पार्क है, दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क, हमने पढ़ा था कि उसमें रेड पांडा प्रोग्राम था, उसके लिए इसको चुना गया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवार्ड मिलेगा इन द मंथ ऑफ नवंबर। ये संस्था हाल ही में न्यूज में आई है कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूस एंड एक्वेरियम, देखिए संस्था कब बनती है, ये बनती है 1935 के अंदर। तो काम क्या है आगे पढ़ लेंगे हम, ठीक है। तो ये संस्था है वाजा, रिसेंटली सस्पेंडेड द मेंबरशिप ऑफ विच जूलॉजिकल पार्क इन इंडिया, भारत के किस जैविक उद्यान की सदस्यता इन्होंने निलंबित कर दी फॉर दी मंथ ऑफ 6 मंथ्स के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली होगा। दिल्ली के अंदर क्या हुआ है, एक शंकर नाम का हाथी है जो हमने अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे, वहां से इंपोर्ट किया था इन दी ईयर 1996 जब भारत के राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। शंकर दयाल शर्मा जी थे 1996 में भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उस समय हमने जिम्बाब्वे से एक एलिफेंट मंगाया था जो कि अफ्रीकन एलिफेंट था, भारत में एकमात्र अफ्रीकन एलिफेंट, इसका नाम क्या है, शंकर नाम है। तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, शंकर दयाल शर्मा जी। इससे आप लिंक कर सकते हैं, शंकर नाम का एक एलिफेंट है जो हमने नई दिल्ली के जू में रखा है, लेकिन क्या उसे चेन से बांधा गया था, तो इसी की रिपोर्टिंग हुई थी। उसके बाद जो है वाजा है संस्था है, उसके द्वारा जू की मेंबरशिप रद्द कर दी गई है। क्लियर। एकमात्र अफ्रीकन एलिफेंट शंकर जो कि नई दिल्ली के अंदर है। हम बात करें वाजा की, एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट है, ग्लोबल अम्ब्रेला इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना होती है 1935 के अंदर। ये करता है जू और एक्वेरियम कम्युनिटी है ना, इनके कंसर्न्स को रेज करता है, जो भी उन्हें चुनौतियां आ रही है उनको रेज करने का काम इसका वाजा का है। नेक्स्ट आपके लिए न्यूज आती है हिज्ब उत ताहिर, HUT, आपको बताना है हिज्ब उत ताहिर वाज रिसेंटली न्यूज, व्हाट इज इट, यानी हिज्ब उत ताहिर, हिज्ब उत तहरीर, ताहिर नहीं तहरीर है, हाल ही में खबरों में था, ये क्या है, कई फुटबॉल क्लब है, क्या इस्लामिक देशों का एक गठबंधन जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज OIC है, तो उस प्रकार से कोई अलायंस है। थर्ड है आतंकवादी संगठन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ है न्यू स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाई यानी तितली की नई प्रजाति। राइट आंसर विल बी दी ऑप्शन सी, वो होगा आतंकवादी संगठन। हुआ क्या रिसेंटली 1967 का हमारे पास एक्ट है, 1967 में एक एक्ट पास किया था सरकार ने, इसका नाम है UAPA, अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज एक्ट। और इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है HUT यानी हिज्ब उत तहरीर जो एक मिलिट्री एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ ही इसके जो अलाइड संस्थाएं हैं उनको भारत ने नॉमिनेट किया, नेम किया है अंडर दी सेक्शन ऑफ 1967 ऑफ UAPA एक्ट ऑफ 1967, ठीक है। और ये भारत का बना है 45वां टेरर आउटफिट, जिसको भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय के द्वारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत नामित किया है। मतलब इनकी अब पूरी तरह से वॉच किया जाएगा फ्रॉम दी NIA और हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के द्वारा। क्लियर। एक हमारा अब सरकार ने क्या बोला है, यरूशलेम के अंदर, इजराइल का यरूशलेम हिस्सा है, वहां पर 1953 के अंदर इसकी स्थापना होती है। क्या है, एक ग्लोबल पैन इस्लामिक ग्रुप यानी वैश्विक रूप से अखिल इस्लामिक संगठन है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको वहां से हटा करके एक कैलिफा यानी खलीफा का राज स्थापित करना, ये किसका एजेंडा है, संस्था का, जिसका नाम है HUT, हिज्ब उत तहरीर। क्लियर। और ऐसा ही चाहते हैं कि भारत के अंदर भी जो है कैलिफेट की स्थापना करें, ऐसा सरकार का मानना, और इसी के चलते कुछ एविडेंस मिले हैं और उसी के आधार पर भारत सरकार ने इसे नेम किया है अंडर दी लिस्ट, इट हैज बीन लिस्टेड इन दी UAPA ऑफ 1967। अब आपको बताना है, अगला सवाल एक इनिशिएटिव जिसका नाम है संकल्प, यानी
बाल विवाह को रोकने के लिए, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में संकल्प इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द संकल्प इनिशिएटिव। तो नॉट फॉर चाइल्ड मैरिज, फॉर एलिमिनेटिंग ड्रग कंजम्पशन, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। ठीक है, माफ कीजिएगा आप, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए संकल्प इनिशिएटिव किस स्टेट ने लॉन्च किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र। राइट आंसर विल बी हिमाचल प्रदेश। रिसेंटली क्या हुआ है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये नाम पता होने चाहिए, अगर किसी राज्यपाल का नाम आता है तो उस नाम को याद रखें। जैसे कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं, वहाँ के राज्यपाल कौन है, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वहाँ के, वो है मनोज सिन्हा जी। और वहाँ के सीएम कौन बनने वाले हैं, वो बनने वाले उमर अब्दुल्ला, जो कि बिलोंग करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अगर हम बात करें 2024 के इलेक्शन की, ध्यान रखिएगा, कुल 42 सीट जीती है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, 6 जीती है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और एक उनकी अलायंस पार्टी है शायद सीपीआई है, आई गेस सीपीआई ने और पार्टी है। देखा जाए तो आउट ऑफ 90 उनको चाहिए 46 का मार्क, और ये अचीव हो रहा है किसको, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और वहाँ के सीएम कौन बनेंगे जम्मू कश्मीर के, वो बनेंगे उमर अब्दुल्ला, हु इज द सन ऑफ फारूक अब्दुल्ला, erstwhile चीफ मिनिस्टर। क्लियर। तो ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और रिहैब को यानी पुनर्वास के संबंध में एफर्ट लगाने के लिए सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है संकल्प इनिशिएटिव। क्लियर। और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। क्लियर। नेक्स्ट न्यूज आती है एक लेपर्ड के बारे में। कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि सर्वाधिक लेपर्ड हमें कहाँ मिलते हैं, याद करिए आप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, हमने कुछ न्यूज पढ़ी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि 696 जो लेपर्ड हमें कहाँ देखने को मिले हैं, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लेपर्ड सेंसस ऑफ द कंट्री व्हिच वाज कैरिड आउट बाय द स्टेट ऑफ ओडिशा। ओडिशा राज्य के द्वारा पहली बार क्या हुआ था, भारत के अंदर लेपर्ड तेंदुओं का सर्वे करवाया गया, और उसमें पाया गया कि उड़ीसा के अंदर 696 तेंदुए पाए जाते हैं, और मेजरली कहाँ थे, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के अंदर। ठीक है, अब वहीं से न्यूज निकल कर आती है इसी रिपोर्ट के माध्यम से कि a rare melanistic leopard known as the black panther, एक दुर्लभ मेलेनिस्टिक तेंदुआ जिसका नाम है, जिसे कहते हैं ब्लैक पैंथर। आपको बताना है कि रिसेंटली ब्लैक पैंथर किस स्टेट के अंदर रिपोर्ट किया गया था। तो ऑप्शन है तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। राइट आंसर विल बी ओडिशा। आपको हिंट मिल चुका था, उड़ीसा के अंदर ये लेपर्ड सेंसस हुआ था। क्लियर। इस प्रकार से आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर पाएंगे। ओडिशा में क्या मिला है, रेयर मेलेनिस्टिक लेपर्ड, जिसे कहते हैं ब्लैक पैंथर। क्या कहते हैं, ब्लैक पैंथर। अगर हम बात करें ओडिशा की, अकॉर्डिंग टू दी एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक मतलब ओडिशा में मिले हैं 696 मिले हैं लेपर्ड्स मिले हैं, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये होम, मतलब ये यहाँ पर अधिक मात्रा में लेपर्ड मिलते हैं, और इट इज द ओनली हैबिटेट फॉर दी मेलानिस्टिक रॉयल बंगाल टाइगर आरबीटी। जो जिस टाइगर की हम बात कर रहे हैं वो भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। और देखिए 696 लेपर्ड हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अकॉर्डिंग टू दी एनटीसीए में रिसेंट रिपोर्ट आई थी। क्लियर। अच्छा, एक हमें शोधकर्ताओं ने एक डैम सल्फाई की इंसेक्ट है, की नई प्रजाति मिली है, इसका नाम है अगस्त्य मलाई बम्बूटेल। क्या नाम है, तो रिसेंटली रिसर्चर्स हैव फाइंड अ न्यू वैरायटी, अ न्यू स्पीसीज ऑफ डैम्स फ्लाई, नेमली अगस्त्य मलाई बम्बूटेल। आपको बताना है किस राज्य में इसकी खोज हुई है। क्लियर। एक बटरफ्लाई का, मतलब बटरफ्लाई तो नहीं कह सकते इसको, एक इंसेक्ट टाइप का ही है, बहुत लंबा सा एक उसका टेल है। तो तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। अब आप थोड़ा अंदाजा लगाएंगे अगस्त्य मलई हमें कहाँ देखने को मिलता है, उस अकॉर्डिंग आप आंसर पता लगाएंगे, कहाँ मिलेगा, ऑप्शन डी विच इज केरल। अगर आपको थोड़ा बहुत भी एनवायरमेंट का, ज्योग्राफी का नॉलेज है कि जो भी हमारे टाइगर रिजर्व हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, उनके नाम पता है, उससे भी आप उस किसी का नाम लगा सकते, उस आंसर क्वेश्चन का आंसर पता कर सकते हैं अगर उसमें थोड़ा भी आपको हिंट दिया हुआ है। तो क्या हुआ है, अगस्त्य मलई बेम्बूटेल नाम की एक डैम्स फ्लाई प्रजाति है, क्योंकि रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की इन दी स्टेट ऑफ केरला। अभी इस प्रकार के देखने को मिलती है हमें, बहुत लंबी सी इसकी टेल है, बेम्बू टेल, मतलब जिस प्रकार से बम्बू यानी बांस का तना होता है उसी प्रकार की ये लंबी सी में टेल देखने को मिलती है। क्लियर। और ये एक रेयर स्पीसीज है जो बिलोंग करती है बेम्बू टेल से, ग्रुप ऑफ बेम्बू टेल से बिलोंग। इतनी सारी काम की बात है। और ये कहाँ से मिली है, इट वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम दी अगस्त्य मलाई लैंडस्केप ऑफ द वेस्टर्न घाट। और ध्यान रखिएगा सिर्फ एक प्रजाति नहीं, इसी की दूसरी प्रजाति और है जो मिलती है मालाबार, जिसे कहते हैं मालाबार बेम्बू टेल। मालाबार का मिलता है केरला कोस्ट पर, केरल के तट पर मिलने वाला, जो केरल के तट पर मिलने वाली
प्रजाति उसका नाम क्या है, मालाबार बैम्बूटा, जिसका नाम है मेलान्यूरा पिलीनिटा, ये कुछ इसका अलग से नाम, राइट। इतनी काम की बात आपके लिए। अब हम बात करते हैं कुछ न्यूज के बारे में। जिसे आपको पता है कि अभी हमने न्यूज पढ़ी थी कि सेकंड आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी सिक्किम के गंगटोक के अंदर। तो वहां पर क्या हुआ था कि जो भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया था एक प्रेरणा स्थल का इनोग्रेशन किया था। क्या किया था? प्रेरणा स्थल का। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है, प्रेरणा स्थल मतलब कि ऐसा स्थल जो कि मोटिवेट करे और लोगों के लिए, और लोगों के लिए प्रेरणा का काम करे। तो होता क्या है कि रिसेंटली क्या होता है, लास्ट ईयर अक्टूबर में एक लेक आउटबर्स्ट फ्लड होता है, यानी झील से जनित होने वाला एक बाढ़ आती है सिक्किम के अंदर, जो कि जो झील का नाम है साउथ लोनाक लेक। अगर आपसे पूछा जाए साउथ लोनाक लेक कहाँ पर है, तो ध्यान रखिए सिक्किम के अंदर है। और हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके कारण क्या हुआ है, वहाँ बाढ़ आई थी, 22 जवानों की जान चली गई थी। इसी के लिए इनको, इनके बलिदान को एक मान्यता देने के लिए, सम्मान देने के लिए रक्षा मंत्री जी के द्वारा एक प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जो कि आने वाली भावी पीढ़ियों को याद दिलाएगा किस प्रकार से जन सेवा के अंदर, राष्ट्र हित के और राष्ट्र सेवा के अंदर हमारे सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। ठीक है, ये बात है प्रेरणा स्थल की। ऐसा इससे पहले कुछ समय पहले क्या हुआ था, जून के मंथ में, आई गेस जून जुलाई में, प्रेरणा स्थल जो है का उद्घाटन हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ये इसका उद्घाटन किया गया था बाय दी ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर जगदीप धनखड़ जी, एज वेल एज हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन्होंने इनोग्रेट किया है प्रेरणा स्थल इन दी कॉम्प्लेक्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी भारत के संसद परिसर के भारत के संसद परिसर के अंदर प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ है। क्या करते हैं इसके अंदर, भारत के जो नेशनल आइकन, राष्ट्रीय आइकन्स हैं, तो जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, ठीक है, उनके अलग अलग स्टेचू बने, जैसे महात्मा गांधी जी हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं, नेहरू जी हैं, ठीक है, और अलग अलग महिलाएं भी, प्रोमिनेंट प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, देखिए हमारे आदिवासी गुरु भी आते हैं, उन सभी के स्टेचू लगे हैं। तो उनको क्या किया, अलग अलग जगह हटाकर एक जगह पर लाए, जिसे बोला गया प्रेरणा स्थल। ठीक है, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम हम पढ़ सकते हैं, अलग अलग स्टेचू थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, हेमू कालानी जी, महात्मा बसवेश्वर जी, किट्टूर रानी चन्नम्मा, मोतीलाल नेहरू जी, महाराजा रणजीत सिंह जी, दुर्गा मल्ला, बिरसा मुंडा जी, जो हमारे आदिवासी गुरु हैं। ठीक है, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज जी और चौधरी देवीलाल जी, इन सभी के अलग अलग स्टेच्यूज थे, क्योंकि इन्होंने भारत निर्माण में अलग अलग योगदान दिया है। इसी को रिकॉग्नाइज करते हुए अलग अलग प्लेस पे ना रखी, इसको एक प्लेस पे रखा जाए, जिससे कि सभी लोग एक बार में इस पूरी गैलरी को देख पाए। और इसे बोला गया प्रेरणा स्थल। तो दो प्रेरणा स्थल हो गए, एक तो दिल्ली के पार्लियामेंट के अंदर है, दूसरा है सिक्किम के गंगटोक। गंगटोक नहीं, ये इसका नाम है बरदांग, बरदांग एक प्लेस है, वहां पर हुआ है, राइट। अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले रतन टाटा जी हैं, इनका सैड डिमाइस हुआ था। ठीक है, और अब हमारे लिए काम की बात करते हैं कि किस कंपनी के चेयरमैन थे, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता, तो जानते हैं टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। अब हमारे लिए काम की बात है उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। सवाल यहाँ से बनेगा कि उन्हें सरकार के द्वारा कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। तो 2000 के अंदर मिला पद्म भूषण, 2008 के अंदर मिला पद्म विभूषण, 2014 के अंदर ब्रिटेन के द्वारा दिया गया इन्हें नाइट ग्रैंड क्रॉस ऑफ दी ऑर्डर। ये किसने मिला है? ब्रिटेन के द्वारा मिला है। 2016 के अंदर मिला फ्रांस के द्वारा कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। लीजन ऑफ द ऑनर किसने दिया है? ये फ्रांस ने दिया है। और 2021 के अंदर असम गवर्नमेंट ने दिया, असम वैभव का अवार्ड दिया है। 2023 के अंदर जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया इनका अवार्ड उद्योग रत्न का अवार्ड। किसका क्या दिया है? उद्योग रत्न का अवार्ड दिया गया है। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अवार्ड्स हैं जो कि रतन टाटा जी को कन्फर किए गए हैं। क्लियर? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिया है उद्योग रत्न का अवार्ड। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा दिया गया है ऑफिसर ऑफ दी ऑर्डर। क्या मिला है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर मिला है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, यानी ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस के द्वारा अवार्ड मिला है। साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, असम गवर्नमेंट के द्वारा दो अवार्ड मिले हैं, पद्म पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। देखिए हमने पढ़ा था ना इप्सा मार्क, उसी के साथ कुछ न्यूज ये लिंक कर सकते हैं आप कि इप्सा मेरीटाइम जो एक्सरसाइज है उसके साथ भी कुछ अलग हमारी नौसेना, नौसैनिक या नौसेना अभ्यास है, इसके बारे में थोड़ी ब्रीफ में जानकारी ले लीजिए आप यहाँ से कि भारत और यूके कौन करता है, क्या करते हैं। भारत और यूके की जो मेरीटाइम एक्सरसाइज है उसका नाम है कोंकण शक्ति। कोंकण कहाँ पर है? गोवा का तट से कोंकण तट कहते हैं, कोंकण कोस्ट कहते हैं, वहीं पे होती है कोंकण शक्ति। इंडिया सिंगापुर की है सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। सिम्बेक्स किसकी है? भारत सिंगापुर की है। कोंकण शक्ति किसकी है? तो भारत और यूके की है। तीसरा है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी इंडो थाई कॉर्पोरेट। ये कहाँ होती है? ये दो होती है भारत और थाईलैंड के मध्य में।
इंडिया कतर में होती है ज़ैर अल बहार, ये आप नाम याद रखिएगा, इससे कंफ्यूज मत होना आप। ज़ैर अल बहार किसकी है? तो भारत और कतर की है। भारत जापानी कौन सी है? एमपीएक्स, इसका नाम है मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। ये कुछ नाम ऐसे जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, जैसे कि सिम्बेक्स, ये बहुत इजी है। कोंकण शक्ति आप याद रखिए, यूके का है। इंडिया इंडोनेशिया का है समुद्र शक्ति। क्लियर? इंडिया इंडिया और इंडोनेशिया का समुद्र शक्ति है, और भारत यूके का है कोंकण शक्ति। सिंगापुर इंडिया का है हमारा सिम्बेक्स, यूके इंडिया और कतर का है ज़र अल बहर, और इंडिया थाईलैंड का है इंडिया थाई कॉर्पोरेट, और इंडिया जापान का है एमपीएक्स मेरी टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज। क्लियर? अच्छा, अब एक न्यूज आई है कि सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उमंग एप्लीकेशन को मर्ज कर दिया गया है विद दी डिजी लॉकर। ठीक है, डिजी लॉकर क्या है? डिजी लॉकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया मिशन जो कि लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर, उसी के तहत डिजी लॉकर लॉन्च किया, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, चाहे वो हेल्थ डॉक्यूमेंट हो, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट हो, उनके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो, लाइसेंस, कुछ भी है, उनको वहां पर सेफली सिक्योर और अपना सेव कर सकता है, जिसको आगे चलकर वो यूज कर ले फॉर एनी काइंड ऑफ पर्पस। और दूसरा क्या है, वो ऑथोराइज्ड है, मतलब उनको वैध माना गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंट व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अंडर द डिजी लॉकर। So it is a part of Digital India Initiative which was launched by the Government of India in 2014-15। ठीक है, अब उसी में एक एप्लीकेशन था उमंग एप्लीकेशन। ठीक है, उमंग का इसका पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी शासन के लिए, सुशासन के लिए। ठीक है, मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के जो पंचायत स्तर की निकाय हैं, पंचायत लेवल बॉडीज हैं, उन तक के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, और अगर कोई नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के साथ अगर लिंक करना चाहता है, कोई जानकारी चाहता है, तो वो कहां से मिलेगी? उमंग एप्लीकेशन से। तो इट वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, एनईजीडी है हमारा, उसके तहत बनाया गया है इसको। इसका इसका लॉन्च किया गया था इन द ईयर 2017, 2017 में शुरुआत होती है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि भारत के अंदर गवर्नेंस को इंश्योर करना। सो इट इज अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस पेन इंडिया ई गवर्नेंस सर्विसेज, यानी सरकार के द्वारा जो भी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेस करना फ्रॉम दी सेंट्रल टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, जो हमारे शहरी स्तर के निकाय हैं, वहां उनके द्वारा भी जो सुविधाएं दी जा रही है, उनका कहां से मिले एक्सेस? फ्रॉम दी उमंग एप्लीकेशन। क्लियर? So it is a all in one single unified secure multi-channel as well as the multi-platform multilingual multi-service mobile application। मतलब क्या है, इतनी सारी बात बोली गई, इसका मतलब सारा ये निकलता है, एक मात्र प्लेटफॉर्म है जहां पर सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का एक समेकित यूनिफाइड रूप है। यहाँ पर एक व्यक्ति जाएगा, उसे विभिन्न विभागों की अलग अलग सेवाओं का लाभ मिल सकता है, उन्हें एक्सेस कर सकता है। ये सारी बात बोली गई है इस लाइन के अंदर। अब क्या देखिए कि सरकार के द्वारा क्या हुआ है कि संस्था है जिसका नाम है मैप माई इंडिया। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने एक एमओयू किया था, ठीक है, इसके साथ, मैप माई इंडिया के साथ। इसका मतलब क्या है? वी वांट टू बिकम आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट इन एनी काइंड ऑफ, इन प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज टू आवर सिटीजन। उसको ध्यान में रखते हुए, आत्मनिर्भर भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए मेटी के द्वारा एक एमओयू हुआ है विद द मैप माई इंडिया। अब इसमें क्या होगा देखिए, अलग अलग सर्विसेज है सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसमें क्या होगा? सिटीजन्स विल बी एबल टू फाइंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज नियरेस्ट टू देयर लोकेशन एज वेल एज द मंडीज एज ब्लड बैंक्स। मतलब क्या है, उमंग एप्लीकेशन में क्या हो रहा है, अलग अलग सर्विसेज दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर उसके अंदर मर्ज कर दें मैप को, यानी हम ये पता लगा पाए कोई नागरिक है, अगर किसी प्रकार की सेवा चाहिए, कोई सर्विस चाहिए उसको फ्रॉम दी गवर्नमेंट ऑफिस, तो क्या करेगा? इस ऐप पे सर्च करेगा कि उसके लोकेलिटी में, उसके नियर बाई एरिया के अंदर कौन सी गवर्नमेंट फैसिलिटी जिससे कि सेवा चाहिए, सर्विस चाहिए, तो उसे सर्च करेगा, उसको इजीली मिल जाएगा। इसके लिए हमने किससे किया? गूगल मैप से नहीं किया है, वो हमने किया नाविक से, हमने किया मैप माई इंडिया से। ठीक है, अब कुछ स्कीम के नाम लिखे हैं, ये बताता है कि किस प्रकार से उमंग ऐप जो है मैप माई इंडिया के साथ मिलकर के अच्छी सेवाएं दे पा रहा है। शायद कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा, जैसे मेरा राशन, इसमें क्या होगा, राशन कार्ड के नंबर से आप पता लगा सकते हैं कहाँ राशन शॉप है, फेयर प्राइस शॉप कहाँ पर है, कहाँ से आप सर्विस को अवेल कर सकते हैं। ई नैम यानी इलेक्ट्रॉनिकली नेशनल, जो ई नैम है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है,
मंडी हैं उनको जोड़ा गया है ई नैम पोर्टल के साथ, तो मंडी नियर हमें सर्विस मिलती है यहाँ से, एक दाम ही नहीं है। ये क्या है, ये बिजली का है, नहीं विद्युत का क्या है, एक पर्यायवाची है, इट इज सिनोनिम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब क्या है, विद्युत का पर्यायवाची मतलब अगर किसी एरिया में अगर हमें देखने को मिलती है, क्या लाइटिंग देखने को मिलती है, नहीं बिजली गिरने की संभावना होती है, उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, दामिनी प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट है ईएसआईसी यानी एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जो ईएसआईसी के अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, अलग अलग सेंटर होते हैं, उसकी जानकारी मिल जाती है। इंडियन ऑयल यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसीएल है, उसके अलग अलग सेंटर्स हैं, चाहे वो नेचुरल मतलब गैस के हों या पेट्रोलियम के हों, उसकी जानकारी मिलती है। एनएचएआई नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या होता है, जो भी टोल प्लाजा हैं, आसपास टोल प्लाजा कहाँ आ रहा है, उसका कितना कंजेशन है, और साथ साथ सॉरी कंजेशन नहीं, कितना उसका टोल रेट है, वो जानकारी कहाँ से मिलती है, इस एनएचएआई से। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये इसमें इसका सेगमेंट है मेरी सड़क। इसमें क्या होता है, कोई भी यूजर जो है अपने आसपास की खराब सड़क का एक रिपोर्टिंग कर सकता है अंडर दी उमंग एप्लीकेशन वाया वाया बाई और वाया मेरी सड़क सेगमेंट अंडर दी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये कितना अच्छा है कि मतलब घर बैठे व्यक्ति को शिकायत ना करे, डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत ना पड़े, सेवाएं घर पे से कंप्लेंट भी करनी है उसको। तो जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं, अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं और आपकी सड़क टूटी हुई है आसपास, तो यहाँ कंप्लेंट करिए आप इस पर अंडर दी उमंग पोर्टल, इन दी उमंग पोर्टल अंडर दी मेरी सड़क। नेक्स्ट हम बात करें फूड फोर्टिफिकेशन, क्या बट ये क्यों पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में डिसाइड किया है कि 2028 तक जो है, जुलाई 2024 से 2028 तक जो है, हम फोर्टिफाइड राइस को प्रोवाइड करेंगे टू आवर सिटीजंस। इसमें क्या होगा, 100% फंडिंग किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। इससे 80 करोड़ नागरिकों को एडवांटेज होने वाला है। सो इट विल बेनिफिट ऑलमोस्ट 80 करोड़ सिटीजंस ऑफ इंडिया अंडर दी फूड फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसमें 100% फंडिंग कहां से मिलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से। क्लियर, कुल आउटले कितना होगा, ये होगा 17,082 करोड़ रुपए का। क्लियर, अब हम बात करें फोर्टिफिकेशन की, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनरिचिंग फूड विद द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो भी हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, जिंक सल्फेट वगैरह है, मैग्नीशियम है, इनको फोर्टिफाई, फूड को फोर्टिफाई करना मतलब इनकी मात्रा फूड के अंदर बढ़ाना, इसे कहते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। विटामिन हो, मिनरल्स हो, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो कहलाते हैं हमारे, इनको करना, इनकी मात्रा बढ़ाना, हिंदी फूड ही कहलाता है हमारा फोर्टिफिकेशन। सो फोर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एनरिचिंग फूड विद एसेंशियल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स एंड मिनरल्स। क्लियर, ये सारी बात है इसकी। और जिससे क्या होगा, इसकी पोषक मात्रा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है फूड की बढ़ जाती है। और ऐसा हमने पहले किया भी है कि जो हमारे पास आयोडीन युक्त सॉल्ट आता है, इससे क्या हुआ है, गोइटर रोग को खत्म करने के अंदर हमें एक एडवांटेज मिला है। क्लियर, अच्छा एक ये हम क्यों कर रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे सर्वे आया था 2019 और 21 के बीच में, ये बताता है, ठीक है, ये बताता है कि भारत के अंदर एनीमिया अब भी सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, अलोंग विद दी डेफिशिएंसी सच ऑफ विटामिन B12 एज वेल एज दी फोलिक एसिड। यानी एनीमिया के साथ साथ विटामिन B12, और एनीमिया एनीमिया क्यों होता है, आयरन की कमी से होता है। तो आयरन, फोलिक एसिड और B12 की कमी बहुत ज्यादा है भारत के नागरिकों में। इसी को दूर करने के लिए हम चाहते हैं कि राइस का क्या है, राइस का करें फोर्टिफिकेशन, यानी राइस के अंदर इनकी मात्राओं को बढ़ाया जाए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत के जो जो स्टेपल कंजम्पशन है फूड का, वो क्या है, 65% हमारे है राइस का कंजम्पशन होता है। कितना, तो राइस इज अ स्टेपल फॉर दी 65% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। अगर भारत के 100 नागरिक में से 65 लोग चावल का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इजी होगा कि जब जब चावल की पहुंच इतनी बड़ी मात्रा में है, तो चावल को फोर्टिफाई किया जाए, चावल के अंदर वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी आयरन और फोलिक एसिड और विटामिन B12 को दे दिया जाए, जिससे कि वो जो अंडर नरिशमेंट है, माल न्यूट्रिशन है, उसको दूर कर पाए। आयरन किससे फाइट करेगा, एनीमिया से। फोलिक एसिड का एडवांटेज क्या होगा, इट विल हेल्प इन फीटल डेवलपमेंट एज वेल ब्लड फॉर्मेशन। विटामिन B12 क्या करेगा, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र है, उसको भी स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। क्लियर, ये सारी बात इसके अंदर बोली गई है। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी की, ये हाल ही में 3 देशों की यात्रा पर जा रही है, अल्जीरिया, मोरितानिया और मालावी, 3 देशों के लिए। ठीक है, इतनी काम की बात है। और अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ अल्जीरिया की, कुछ दिन पहले इनका इलेक्शन हुआ था, जिनका नाम है अब्दुल मजीद तब्बोने। ठीक है, और क्या करेगी ये, he will the president of India will inaugurate the India corner at the अम्मा गार्डन, वहाँ का लोकल प्लेस है जो कि अल्जीरिया के अंदर है। और ध्यान रखिएगा, एक संस्था है अफ्रीकन यूनियन, जो कि अफ्रीकी देशों का संगठन है, उसकी प्रेसिडेंसी किसके पास है, तो मोरितानिया देश के पास है। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़े, इतना कोई आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति महोदय किन देशों की यात्रा पर गई हैं। एक आया है, इंडियन आर्मी ने अपना पहला
पहला ओवरहोल्ड T19 भीष्म टैंक जो है इसको अनवील किया है। ठीक है, जो देखिए अगर हम बात करें इस भीष्म टैंक की T90 की, तो 2003 से इसका यूज कर रहा है इंडियन आर्मी। और एक तो जाना इसका वजन की बात करें 47 टन के आसपास वजन है, तो कहीं ना कहीं इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत इजी है हमारे लिए, मनोरेबल भी है, यानी गतिशीलता थोड़ी ज्यादा होती है। तो फॉरेस्ट के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, मार्च रीजन के अंदर इजीली 60 किलोमीटर की स्पीड तक जो है ये ट्रेवल कर पाता है। तो इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ स्टील है उस कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है T19 भीष्म टैंक। क्लियर। अब आपके लिए आज कुछ सवाल है, 4 सवाल है। पहला है कावल या कवल टाइगर रिजर्व किस स्टेट के अंदर है, और कैमूर टाइगर रिजर्व हाल ही में किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो which state has declared the कैमूर टाइगर रिजर्व as the second टाइगर रिजर्व of the concerns which state। एक थर्ड न्यूज है कि भारत ने 400 मिलियन यूएस डॉलर का एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किया है। आपको बताना है किस कंट्री के साथ मिलकर भारत की ओर से 400 मिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हमने साइन किया है। फोर्थ है यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 इनकी लिमिट्स कितनी बढ़ा दी गई हैं। देखिए यूपीआई लाइट, यूपीआई 123 के बारे में हम अर्ली क्लास में पहले पढ़ चुके हैं। इसको जब हम डिस्कस करेंगे, इसका आंसर पढ़ेंगे, तब इसको थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेंगे ऑलरेडी। ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करिए। आप इतना देखिएगा कि यूपीआई लाइट और यूपीआई 123 की अभी कितनी लिमिट थी, उससे बढ़ाकर गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई ने कितना कर दिया। 4 सवाल आप अपने एंड पर इनका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा, बाकी अगली क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफ इंफॉर्मेशन। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में कल। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बी मोटिवेटेड एंड इंडस्ट्रीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस।